ठीक है। पिछली क्लास में हम लोग बंगाल पर चर्चा कर रहे थे, जिसमें हमने प्लासी के बारे में समझ लिया था और हमने ये भी समझने की कोशिश की थी कि आखिर में जो प्लासी का युद्ध हुआ है, ये इसके जो कारण क्या थे और प्लासी के युद्ध तक की घटनाओं को हमने बारीकी से समझ लिया था। आज हम उसी कहानी के आगे चलते हैं और हम समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर बंगाल की प्लासी के बाद में क्या स्थिति हुई या बंगाल पर क्या प्रभाव पड़ा, या हम समझेंगे कि आखिर ईस्ट इंडिया कंपनी पर क्या प्रभाव पड़ा प्लासी के युद्ध के। हम क्या आपसे कह रहे हैं, बात को समझने की कोशिश कीजिएगा कि बंगाल पर क्या प्रभाव पड़ा, बंगाल पर क्या प्रभाव पड़ा, क्या प्रभाव पड़ा, या हम कह सकते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी पर क्या प्रभाव पड़ा पड़ा। इस बात को हमें आज समझना होगा। इसी बात को हमें समझना होगा। अगर हम देखें जाके तो आप इस तरीके से नहीं कह सकती हैं कि देखिएगा आर्थिक लाभ प्राप्त हो गया था, ये चीजें हो गई थी, वो चीजें हो गई थी, ऐसा हो गया था, वैसा हो गया था। ये अगर इस तरीके की जब बातें करते हैं तो ये बचकानी बातें होती हैं। एक ये समझने की कोशिश कीजिएगा कि एक फिर वहां पर यूपीपीसीएस के अभ्यर्थी के रूप में आप अपनी बात को तर्क नहीं दे रहे, तत्व नहीं दे रहे हैं। जब तर्क और तत्व नहीं होंगे तो बचकानी टाइप की बातें होती हैं। ठीक है, तो यहां पर हमें क्या देखना होगा, पहले तो हमें यह देखना पड़ेगा, हमने आपको कल की क्लास में बताया था कि देखिएगा प्लासी के युद्ध के समय, एक मिनट, हाँ, जब हम प्लासी का युद्ध पढ़ रहे थे उस समय हमने आपको बताया था कि देखिएगा ईस्ट इंडिया कंपनी पर, ईस्ट इंडिया कंपनी जो प्लासी का युद्ध लड़ रही है उसमें उद्देश्य क्या है कंपनी का या कंपनी के कर्मचारियों का। प्लासी का युद्ध क्यों लड़ना चाहती है, क्यों वो जीतना चाहती है, क्यों इस षड्यंत्र के तहत में वो कठपुतली का नवाब बंगाल के क्षेत्र में बिठाना चाहती है, बताइएगा। तो हमने आपको बताया था कि भाई जिससे राजनीतिक एवं आर्थिक लाभ प्राप्त हो, यही तो दो उनके उद्देश्य थे, हां या ना, बोलो। बताओ, यही दो उनके उद्देश्य थे। आप लोग बता नहीं रहे हैं। हमने आपको बताया था कि भाई प्लासी का जो युद्ध है वो, या हम कह सकते हैं कि बंगाल पर अपना कठपुतली का नवाब, पुतली का नवाब इसीलिए बिठाना चाहते हैं क्योंकि वह क्या, उनको राजनीतिक एवं आर्थिक लाभ प्राप्त हो। यही तो हमने आपको बताया था। यस, अब जब प्लासी के युद्ध के बाद में हमें यही तो जांचना है कि आखिर ईस्ट इंडिया कंपनी को किस तरीके का राजनीतिक एवं आर्थिक लाभ प्राप्त होगा। यही तो हमारी जांचने का विषय है कि भाई किस तरीके का।
लाभ प्राप्त हुआ, जिस तरीके से वो चाहते थे उतना हुआ या उससे अधिक हुआ? अगर उससे अधिक हुआ होगा तो उनकी महत्वाकांक्षाएं बढ़ेंगी या घटेंगी? सोचो, केवल सोचना है। ठीक है, अगर आप स्टेट पीसीएस या यूपीएससी की तैयारी कर रही हैं मुख्य परीक्षा का, तो ये आपका कर्तव्य बनता है कि आप अपने दिमाग को जितना खोल सकती हैं उतना खोल दीजिए। ठीक है, जितना खोल सकते हैं उतना खोल दीजिएगा, और जितना सोच सकते हैं उतना सोच लीजिएगा। ठीक, तो मैंने आपको क्या बताया है? मैं आपको बता रहा हूं, यहां पर समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं आपसे यह कह रहा हूं कि ईस्ट इंडिया कंपनी पर क्या प्रभाव पड़ा, ये तो हमें पता है कि उनका उद्देश्य राजनीतिक एवं आर्थिक लाभ प्राप्त करना था, लेकिन अब हमें जांचना पड़ेगा बैटल ऑफ प्लासी के बाद में कि आखिर किस तरीके का उन्हें राजनीतिक लाभ प्राप्त हुआ या आर्थिक लाभ प्राप्त हुआ, यह हमें समझना होगा। तभी तो एक हम स्टेट पीसीएस यानी कि यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे होंगे, ना तो फिर किताबों को रट रहे होंगे। क्या रटने से सिलेक्शन होगा? नहीं होगा। आईएएस और टीसीएस कहता है कि दिमाग को खोल के रखिए। क्या कह रहा है? और जब हम जांचेंगे और हमने देखा, ये समझा कि जितनी अपेक्षा थी उससे अधिक अगर लाभ प्राप्त हुआ है तो उनकी महत्वाकांक्षाएं बढ़ जाएंगी। क्या हो जाएंगी? उनकी महत्वाकांक्षाएं बढ़ेंगी, घटेंगी नहीं। क्या होंगी? बढ़ेंगी। और अगर बढ़ेंगी तो फिर क्या होगा? तब तो धीरे धीरे बंगाल विजय का रास्ता प्रारंभ होगा। बंगाल विजय का रास्ता प्रारंभ होगा। बात को समझ रही हैं? ये कम लोग समझ पाते हैं। एक लाइन में नहीं हम कह सकते हैं कि नहीं, देखिएगा प्लासी के युद्ध के बाद में अंग्रेजों ने विजय प्राप्त कर ली थी या बंगाल को जीत लिया था। नहीं, इतना आसान थोड़ी नहीं। इस तरीके से बोलने में तथ्य थोड़ी नहीं होती हैं, तर्क थोड़ी नहीं होती हैं, सिर्फ और सिर्फ ये बातें होती हैं। तर्क और तथ्य पर इतिहास चलता है, नंबर मिलता है। ठीक है, हां। तो बंगाल विजय का रास्ता प्रारंभ होगा, इसके लिए हमें जाना कहां होगा कि प्लासी के युद्ध के पहले उनके उद्देश्य क्या थे। फिर हमें समझना होगा कि आखिर राजनीतिक एवं आर्थिक प्रभाव किस तरीके का पड़ा, और इसको समझते हुए हमें यह समझ में आ जाएगा कि आखिर उनका दूरगामी जो सोच है वो किस तरीके से विस्तार करे। चलिएगा, चलते हैं। पहली बात, ये सब चीजें वही छात्र वो कर सकता है, सुन सकता है, समझ सकता है जिसके अंदर वास्तविक में पीसीएस बनने की क्षमता है। ये सच बता रहे हैं। ठीक है, ये मैंने अनुभव किया है। ठीक है, बाकी जुड़ने को 1000 लोग जुड़ जाएं, लेकिन जब इस दिशा में बातें होती हैं तो छात्रों को लगता है कि अरे यार पता नहीं क्या पढ़ा दिए।
प्लासी, प्लासी के बाद में बक्सर। ठीक है, लेकिन हमें ये तो समझना होगा कि आखिर बक्सर हुआ क्यों, कहां से नींव रखी गई। ठीक, चलते हैं। राजनीतिक प्रभाव, राजनीतिक प्रभाव में पहले आप देखेंगे मीर जफर को बंगाल का नवाब बनाया, बंगाल का नवाब बनाया। चलिएगा, चलो, मीर जफर को बंगाल का नवाब इसीलिए बनाया था ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारियों ने, ताकि उन्हें बंगाल के क्षेत्र में राजनीतिक लाभ प्राप्त हो सके, और राजनीतिक लाभ प्राप्त के रूप में वो ये चाहते थे कि यूरोप की जितनी कंपनी बंगाल के क्षेत्र में है वो उनका मुकाबला ना कर। लेकिन मीर जफर जैसे ही बंगाल का नवाब बनता है, वैसे ही क्या करता है, अंग्रेजों को या ईस्ट इंडिया कंपनी को 24 परगनाएं उपहार में दे देता है, उपहार में दे देता है। अब यहां पर सोचिएगा, 24 परगनाओं का मतलब जैसे वर्तमान समय में तहसील है, तहसील उस तरीके से परगनाएं होती थी। जो तहसील हैं उनको उस समय परगना बोलते थे। तो 24 तहसीलें का क्षेत्र ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया गया, यानी कि यहां से भू राजस्व वसूलने का अधिकार किसका है, कंपनी का है। पहली चीज, इस क्षेत्र में अन्य यूरोपीय व्यापारी कंपनी यहां पर अपना कदम नहीं रखेगी। यह क्षेत्र किसका हो गया, अंग्रेजों का हो गया। क्या अंग्रेजों ने यह अपेक्षा की थी, बताओ, क्या अंग्रेजों ने यह अपेक्षा की थी, आप लोग बताओ। ऐसा अभी हमने पीछे कहीं पढ़ाया, बताओ भाई, है नहीं, बोलते रहो, ठीक है, नहीं की थी। ये तो जो सोचा नहीं था वो मिल गया। यही तो भारत विजय का रास्ता प्रारंभ कर रहे हैं। तभी तो हमने बोला था कि भारत की परिस्थितियों ने अंग्रेजों को साम्राज्य विस्तार की नीति की तरफ मोड़ दिया है। यस, यस। दूसरी चीज, जो मीर जफर था, इसने रॉबर्ट क्लाइव और कंपनी को बेशुमार धन दिया, बेशुमार धन दिया। लो पैसा। क्या रॉबर्ट क्लाइव ने यह अपेक्षा की थी, नहीं। कंपनी ने अपेक्षा की थी, नहीं। जब नहीं की थी, उससे ज्यादा मिल रहा है, उससे ज्यादा मिल रहा है। मीर जफर के लिए यही जो बेशुमार धन है, यही तो समस्या बन जाएगा आगे चलकर। तो रॉबर्ट क्लाइव और कंपनी को बेशुमार धन दिया, पहली चीज। दूसरी चीज, मीर जफर अंग्रेजों का कठपुतली का नवाब है,
पुतली का नवाब है, लगा लो, नवाब है, ठीक है। अब जब कठपुतली का नवाब है तो इसकी पद की रक्षा और सेना किसके अंतर्गत है? अंग्रेजों के अंतर्गत। मीर जफर कठपुतली का नवाब कहने का मतलब यह है कि जब चाहे तब पद से हटा देगा। कौन? ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी। इसको सेना जो दी गई है वो अंग्रेजों की सेना दी गई है, ये उसके अधीन रहकर कार्य कर रहा है। तीसरी, ये प्लासी की युद्ध के बाद केवल ये उत्तर भारत में ही प्रभुता या प्रभुत्व नहीं हुए थे, बल्कि दक्षिण भारत का रास्ता तय कर दिया, बल्कि दक्षिण भारत का रास्ता खोल दिया। आप कहेंगे कैसे? युद्ध में क्या खर्च होता है? पैसा। लड़ाई होगी, पैसा खर्च होगा। प्लासी के युद्ध के बाद कंपनी को, ईस्ट इंडिया कंपनी और रॉबर्ट क्लाइव को बेशुमार धन दिया गया। और आप देखिएगा कि 1900, अगर आप देखेंगे जाके 1957-58 के आसपास, तो आप देखेंगे कर्नाटक हो गया, मैसूर हो गया, इन पर भी कंपनी ने विजय प्राप्त कर ली, क्योंकि अब कंपनी पैसा इंग्लैंड से लेकर नहीं आ रही थी। अब कंपनी यहीं के पैसे से व्यापार भी कर रही थी और जो छोटी मोटी गतिविधियां हो रही थी उनको भी समाप्त कर रही, क्योंकि इतना उसे पैसा मिल चुका था कंपनी को, ठीक है। तो राजनीतिक रूप से अगर हम लाभ प्राप्ति की देखने जाएं तो आप कह सकते हैं कि जितनी अपेक्षा नहीं थी उससे ज्यादा उन्हें लाभ की प्राप्ति प्लासी के युद्ध में, ठीक है। प्लासी के युद्ध में जितनी अंग्रेजों को अपेक्षा नहीं थी उससे अधिक उन्हें लाभ प्राप्त हुआ, इसीलिए उन्होंने भारत विजय या बंगाल विजय का बंगाल विजय की नींव मानी जाती है। इसीलिए क्या माना जाता है? बंगाल विजय की नींव मानी जाती है, क्योंकि जितने धन की प्राप्ति, जितना सोचा नहीं था उससे अधिक मिल गया, उससे अधिक क्या हुआ? मिल गया उन्हें। इसलिए बात समझ में आई? हाँ, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आर्थिक कारण। आर्थिक कारण में अगर आप देखेंगे कि भारत की दरिद्रता की शुरुआत यहीं से होती, शुरुआत यहीं से होती।
होती है। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि प्लासी के युद्ध के बाद में कंपनी बुलियन लाना बंद कर दी। बुलियन का मतलब क्या होता है? बुलियन का मतलब यह होता है कि जो धातु के रूप में पैसा लाती थी वो अब लाना बंद कर दिया था, क्योंकि यहां पर भू राजस्व मिल चुका था, अपार धन मिल चुका था। इसलिए अब कंपनी को वहां से, इंग्लैंड से क्या पैसे लाने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। यहीं के पैसे से वो व्यापार करने लगे। ठीक है, तो यहां से दरिद्रता की शुरुआत होती है और अब कंपनी शोषण करना प्रारंभ करती। कंपनी ने शोषण करना प्रारंभ कर दिया। शोषण करना प्रारंभ कर दिया। ठीक, शोषण करना प्रारंभ कर दिया। इसके बाद आगे आप देखेंगे, तो आगे जब आप देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि अब बंगाल के क्षेत्र में, बंगाल के क्षेत्र में व्यापारिक एकाधिकार कंपनी का हो चुका था। व्यापारिक एकाधिकार कंपनी का हो चुका था। कंपनी तो यही चाहती थी कि व्यापारिक एकाधिकार हो, ये तो अन्य चीजें अपने आप से मिल गई। ठीक है, और व्यापारिक एकाधिकार हो चुका था। दस्तक का दुरुपयोग कंपनी ने बढ़ा दिया। दुरुपयोग कंपनी ने बढ़ा दिया। यानी कि पहले कंपनी दस्तक का जो सिराजुद्दौला के समय भी दुरुपयोग कर रही थी, उससे बड़े पैमाने पर करने लगी। निजी व्यापारियों को बेचने लगी, खुलेआम बेचने लगी। अब मीर जफर कर क्या सकता है? कुछ नहीं कर सकता है, चाह के भी नहीं कुछ कर पाएगा। ठीक है, तो दस्तक का, हाँ, और 1757 के बाद बुलियन आना बंद ही हो चुका था। यह भी एक पॉइंट है। 1757 के बाद कंपनी बुलियन लाना पूर्ण तरीके से बंद कर दी थी और यहीं के पैसे से व्यापार करने लगी। यहां तक बात समझ में आई। ये तो हमने देखा कि राजनीतिक कारण पर क्या प्रभाव पड़ा, आर्थिक कारण पर क्या प्रभाव पड़ा। ये बात समझ में आई यहां तक। बताओ मुस्किन जी, आप भी बताइएगा। एक गिलास पानी दे देना। यहां तक बात क्लियर है? चलिएगा, अभी आ जाएगा। देखिएगा, अब कई अंग्रेजी इतिहासकार हैं। अंग्रेजी इतिहासकार यानी कि अंग्रेजी इतिहासकार कहने का मतलब यह है कि इंग्लैंड के इतिहासकार। वो कहते हैं कि देखिएगा, भारत में प्लासी के युद्ध के बाद आधुनिकता की शुरुआत हो गई। क्या हो गई? आधुनिकता की शुरुआत हो गई। तो हमारे यहां के
कई इतिहासकार, जैसे कि आप देखेंगे ताराचंद एक इतिहासकार है, तो वो कहते हैं कि भाई प्लासी के युद्ध के बाद एक जो व्यवस्था चल रही थी प्राचीन, जो मध्यकाल के दौर से थी, उससे व्यवस्था में परिवर्तन आया। क्या कह रही हैं कि आधुनिकता तो नहीं आई, लेकिन एक जो पुरानी व्यवस्था प्रचलित थी उससे व्यवस्था में परिवर्तन आया और आर्थिक एवं शासकीय बदलाव देखने को मिला। आर्थिक बदलाव किस तरीके का? तो उनका कहने का तर्क यह है कि भाई जो अर्थव्यवस्था में परिवर्तन देखने को मिलता है कि जिस तरीके से अंग्रेज पहले क्या करते थे, इंग्लैंड से बुलियन लाते थे और उसके माध्यम से व्यापार करते थे। अब भारत में प्लासी के युद्ध के बाद में बुलियन लाना अंग्रेजों ने बंद कर दिया और यहीं के पैसे से वो व्यापार करने लगे। शासकीय व्यवस्था में परिवर्तन का मतलब यह है कि उनका कहने का तर्क यह है कि अभी तक जो नवाब था वो पूरी तरीके स्वतंत्र था, लेकिन प्लासी के युद्ध के बाद में मीर जफर बंगाल का नवाब बनता है, वो एक कठपुतली का नवाब होता है और कहीं ना कोई कहीं ईस्ट इंडिया कंपनी उसे रक्षा देती है और सेना का संरक्षण देती है। उसी के अधीन रहकर वो क्या कर रहा है, नवाब के पद पर बना हुआ है। तो इन व्यवस्थाओं में बदलाव देखने को मिला, भारत की स्थिति में किसी प्रकार का कोई बदलाव देखने को नहीं मिला। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये ताराचंद जैसे इतिहासकार कह रहे हैं। ठीक है, आप नोट्स पढ़ेंगे उसमें लिखा मिल जाएगा। ठीक, आगे कई अंग्रेजी इतिहासकार, यहां पर हम पीछे की तरफ फिर चलते हैं, वो कहते हैं कि देखिएगा आपके यहां जो मध्यकाल था वो अंधकार का युग था, अंधकार का युग था। इसका अंत हुआ और आधुनिक काल की शुरुआत हुई, आधुनिक काल की शुरुआत हुई। ठीक, ये अंग्रेजी इतिहासकार कहते हैं। वो कहते हैं कि देखिएगा हमने आपके यहां पर क्या किया, रेलवे का विस्तार किया, डाक का विस्तार किया, आप देखेंगे रोड का विस्तार किया, आपके यहां हमने शिक्षा का विस्तार किया, आपकी हमने संस्कृति को संभाला, संस्कृति में सुधार किया। सॉरी, और इस माध्यम से आपके यहां आधुनिकता आई। हमारे यहां के एक बहुत प्रसिद्ध इतिहासकार हुए यदुनाथ सरकार। यदुनाथ सरकार कहते हैं कि ठीक है, हमने मान लिया कि 1757 के बाद भारत में अंधकार का अंत हुआ और आधुनिकता आ गई, लेकिन ये सब चीजें आप हमें ये बताइए ये की किसके लिए थी? क्या हम भारतीयों के लिए आपने रेलवे का विस्तार किया था? क्या हम भारतीयों के लिए आपने डाक का विस्तार किया था, रोड का विस्तार किया था, शिक्षा का विस्तार किया था, संस्कृति में सुधार किया था? बताओ, क्या हमारे लिए किया था? रेलवे का विस्तार आपने अपने लिए किया, व्यापार के लिए। डाक का विस्तार भी आपने व्यापार के लिए किया। भारत में साम्राज्य विस्तार आप करना चाहते थे, इसके लिए आपने किया। शिक्षा का
जो आप 1813 के एक्ट में आप बता रहे हैं कि भाई 1 लाख रुपए वार्षिक शिक्षा का हम प्रावधान रखे हुए हैं, जिसमें आपने लॉर्ड मैकाले की नीति को अपनाया। आप अनाच्छादन का सिद्धांत लेकर आए कि उच्च वर्गों को केवल शिक्षित किया जाएगा और वो उच्च वर्ग आपके कर्मचारी के रूप में कार्य करेंगे। क्या भारतीयों को आपने शिक्षित किया? नहीं। संस्कृति को सुधारने की अगर बात करें तो भारत में जब मुगल सत्ता का पतन हुआ, इसके बाद में आपने भारत में कहीं ना कहीं पूरे तौर पर हम कह सकते हैं ईसाई धर्म थोपने का प्रयास किया। ईसाई धर्म अपनाने के लिए आपने जबरदस्ती कार्य किए। जब हमारे यहां के 1857 का विद्रोह हुआ, इसके बाद में राष्ट्रवाद का जन्म हुआ, इसके बाद में राजा राममोहन राय जैसे लोगों ने भारत में संस्कृति को सुधारने का प्रयास किया, तो आपने कहां किया? क्या इससे पहले हमारे यहां पर आधुनिकता नहीं थी? अगर आधुनिकता नहीं थी तो ये बताइएगा, जो हमारे यहां पर जिस टेक्नोलॉजी पर आपको हड़प्पा सभ्यता दुनिया की सबसे बड़ी सभ्यता नजर आएगी, वैदिक संस्कृति हमारे यहां पर एक बहुत बड़ी संस्कृति नजर आएगी। आप गुप्त काल उठा के देख लीजिएगा, जो गुप्त काल को स्वर्ण युग कहा जाता है, वहां पर विज्ञानवाद का जन्म हुआ, जहां पर तर्कवाद का जन्म हुआ, दुनिया को हमने जीरो दिया। आप हमसे आधुनिकता की बात कर रहे हैं, आप हमसे आधुनिकता की बात कर रहे हैं। अगर हम मुगल में जाएं, जो आप अंधकार का युग कह रहे थे, तो आप ये देखिएगा कि उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर था वो दुनिया में कहीं था। आज भी आपको कई ऐसे भवन उनके द्वारा निर्मित किए गए हैं जो आज दुनिया में ऐसे नहीं देखने को मिलती हैं, जैसे कि आगरा का ताजमहल, जैसे कि इमामबाड़ा है। उनका जो मुगलों का, या हम कह सकते हैं अकबर का जो प्रशासनिक ढांचा था, उस तरीके का कहीं नहीं देखने को मिला। और उसी प्रशासनिक ढांचे का तो आपने अंत किया आके, आपने एक नई व्यवस्था दी आके। तो आप ये नहीं कहिएगा कि देखिएगा हम अंधकार के युग से अंधकार के युग में थे, हम आपको आधुनिकता में लेकर आए। ये तो आप बिल्कुल मत कहिएगा। और अगर हम मान भी लें 1% कि ठीक है आप आधुनिकता में लेकर आए, तो क्या आधुनिकता की गति बहुत तेज थी? क्या आधुनिकता की गति बहुत तेज थी? आधुनिकता होती क्या है? आधुनिकता का मतलब विज्ञान नहीं, केवल और केवल ये नहीं है कि नई नई तकनीकों को हमने जान लिया, जैसे कि रेलवे का आविष्कार, जैसे कि डाक का आविष्कार, इसको भारतीय उपयोग कितना करते थे। आधुनिकता का मतलब होता है तर्क एवं तर्कवाद का उदय, विज्ञानवाद का उदय। तो आपने, अगर हम मान लें कि 1757 में प्लासी के युद्ध के बाद में आपने भारत को जीतना प्रारंभ कर दिया था या साम्राज्य का विस्तार करने लगे, तो 100 वर्ष लग गए थे भारतीयों को राष्ट्रवाद की, राष्ट्रवाद नहीं था भारतीयों के अंदर। 1857 की जब क्रांति हुई तो हम विफल क्यों हुए? वो तो दुनिया की पहली, वो तो भारत के इतिहास की पहली क्रांति थी, ये इतिहासकार कहते हैं। ठीक है, तो फिर हम विफल कैसे हो गए जब हमारे अंदर आधुनिकता थी? तो आधुनिकता नहीं थी, आधुनिकता की रफ्तार बहुत धीमी थी, क्योंकि तर्कवाद का जन्म नहीं हुआ था,
विज्ञानवाद का जन्म नहीं हुआ था। तर्कवाद और विज्ञानवाद का जन्म 1757 के प्लासी 1757 के विद्रोह के बाद हुआ। 1857 सॉरी 1857 के विद्रोह के बाद हुआ। तो आधुनिकता बहुत धीमी गति में आ रही थी। और ये तो बिल्कुल मत कहिएगा कि आप मध्यकाल के दौर में अंधकार के युग में, अंधकार के युग में नहीं थे। मध्यकाल का जो दौर था वो अंधकार का युग नहीं था, क्योंकि हम प्राचीन काल ही में सबसे बेहतर थे। अब निष्कर्ष क्या निकला प्लासी के युद्ध के बाद? तो प्लासी के युद्ध के बाद भारतीय राजाओं के बीच में तो संघर्ष प्रारंभ रहा, चाहे मीर जफर हो चाहे मीर कासिम हो। वो तो पूरी तरीके से अपने राज्य में पूरी तरीके से शासन करने के लिए स्वतंत्र नहीं थे। और जब नहीं थे तो इसका निष्कर्ष क्या निकल के आया? इसका निष्कर्ष यह निकल के आया कि मीर जफर और मीर कासिम बनाम कंपनी, इनके बीच में संघर्ष होता रहा। कंपनी केवल और केवल अपने लाभ के लिए ये सारी चीजें करती रही। जहां उसको लाभ मिला उस तरीके का उसने षड्यंत्र रचा और मुठभेड़ किया। इतनी बात क्लियर है? बताओ। अगर इतनी बातें क्लियर हैं और जो हमने आपको उदाहरण में दिए हैं, ये तर्क अगर आपने डाल दिए तो आपका उत्तर बहुत ही बेहतर होगा, बहुत ही बेहतर होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। यस यस, वही चीज, उसी का हमने उदाहरण दिया था कि गुप्त काल में जो स्वर्ण युग कहा जाता है वो क्यों कहा जाता है? क्योंकि वहां विज्ञान का जन्म हुआ है, शिल्प कला का आविष्कार हुआ है? इसीलिए तो। और आप देखिएगा कि अगर हम वैदिक संस्कृति की बात करें जाके, तो वहां पर सभा एवं समितियां जैसी दो हमको सभाएं देखने को मिलती हैं, जहां पर लोकतंत्र गणतंत्र की बहुत अच्छी व्याख्या दी गई है। बताइएगा। तो वही चीज है। अरे लोकतंत्र नहीं, लेकिन गणतंत्र की व्याख्या हमको नजर आती है। मौर्य काल में आप देखेंगे जो अशोक है वो महान शासक कहा जाता है, वो एक गणतंत्र का उदाहरण देता है। अब आगे चले। देखिएगा, अगर हम बक्सर के युद्ध की बात करें 1764, तो 1764 में आप देखेंगे कि अभी हमने आपको बताया था राजनीतिक और आर्थिक लाभ में, आपको हमने क्या बताया कि अंग्रेजों को जितनी अपेक्षा नहीं थी उससे ज्यादा धन की प्राप्ति हुई, उससे ज्यादा धन की प्राप्ति हुई। अब अंग्रेज इस समय भारत में व्यापार भी कर रहे हैं। और हमने एक बात और आपको बताई थी कि दक्षिण भारत
में वो विजय प्राप्त करना चाहती। क्या करना चाहती है? दक्षिण भारत में वो विजय प्राप्त करना चाहती। ठीक, अंग्रेज। अभी हमने पीछे ही आपको जस्ट बताया, और हमने ये भी आपको बताया कि देखिएगा, जब भी कोई युद्ध लड़ा जाता है तो उसमें पैसा खर्च होता है। बिना पैसे के कभी भी कोई लड़ाई नहीं जीती जाती। ठीक है, कभी नहीं। अब यहां पर आप देखेंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में जो व्यापार कर रही है वो किसके संरक्षण पे कर रही है? पहले तो आप ये बताओ। आप कहेंगे ब्रिटिश संसद के संरक्षण पर। और कल की क्लास में हमने एक उदाहरण दिया था आपको कि अगर आपने हमें व्यापार के लिए नियुक्त किया हुआ है तो व्यापार का उद्देश्य ही होता है लाभ कमाना, ना कि हानि। यही उद्देश्य होता है? तो ब्रिटिश संसद का उद्देश्य क्या है? लाभ कमाना। वो तो नहीं कहेगी कि भारत में आप साम्राज्य का विस्तार करो, वो तो नहीं कहेगी। अभी केवल और केवल अभी तर्कों के आधार पर समझते हैं। ठीक है, अगर आपने हमको यहां पर कानपुर में व्यापार के लिए नियुक्त किया है तो हम तो व्यापार ही करेंगे, हमें लड़ाई झगड़े से क्या मतलब है। हम कहने लगे कि देखिएगा हम कानपुर जीत रही है, आप कहेंगे कि यार तुमको हमने व्यापार करने के लिए भेजा है, तुम वहां कहां पछड़े में पड़ गए हो जाके है? तो पैसा तो आप दोगे नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा, पहली चीज। दूसरी चीज यहां पर और समझिएगा, प्लासी के युद्ध के बाद, प्लासी के युद्ध के बाद, युद्ध के बाद हमने आपको एक चीज बताई। क्या? कि ईस्ट इंडिया कंपनी और कंपनी के कर्मचारियों को और रॉबर्ट क्लाइव को बेशुमार धन प्राप्त होगा, बेशुमार धन प्राप्त होगा। क्या ये जो धन ईस्ट इंडिया कंपनी को प्राप्त हुआ है, क्या इनके कर्मचारियों ने यहां पर जो व्यापारिक, जिन लोगों ने व्यापार करने की अनुमति दी थी, क्या ये धन उनको दिया जाके? नहीं। केवल और केवल यहां से पैसा लाना बंद कर दिया। उन्होंने कहा कि पैसा मत भेजिएगा। ठीक, पहली चीज को समझ रही है, पैसा मत भेजिएगा, हमारे पास में व्यापार के लिए पैसा है। ठीक है, व्यापार के लिए पैसा है। अब जब इन्होंने प्लासी जीता, उसी समय आप दक्षिण भारत की अगर स्थिति देखेंगे तो ये कर्नाटक में भी उलझे हैं, ये मैसूर में भी उलझे हैं। दोनों जगह ईस्ट इंडिया कंपनी क्या कर रही है? कर्नाटक एवं मैसूर में दोनों जगह लड़ाइयां लड़ रही, लड़ाई लड़ रही। अब ये बताओ, दोनों जगह पैसा लगेगा या नहीं? पैसा लगेगा। पैसा लगेगा। और इसी समय जो जो ब्रिटेन है, ब्रिटेन वो विश्व युद्ध में फंसा हुआ है, विश्व युद्ध में फंसा हुआ है। इसी समय विश्व युद्ध में फंसा हुआ है। यहां पर चीजों को समझो। ठीक है,
एक के बाद एक स्थितियों को, तब और अच्छे से आप डिस्क्राइब कर पाओगे। तो जब यहां पर विश्व युद्ध में फंसा हुआ है और कर्नाटक और मैसूर में जब लड़ाई चल रही है, तो यहां पर इसी समय ये किसकी मांग करती हैं? पैसे की मांग करते हैं। मैं थोड़ा रॉबर्ट क्लाइव से आगे बढ़ती है, ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव से आगे की बढ़ती। तो इस समय जब ये पैसे की मांग करते हैं, तो कंपनी यहां पर एक कर्मचारी को भेजती है जिसका नाम है लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस। और लॉर्ड कॉर्नवालिस जब आता है, तब लॉर्ड कॉर्नवालिस को हिदायत दी जाती है कि भारत में किसी प्रकार का साम्राज्य का विस्तार मत कीजिएगा, हम पैसा नहीं दे पाएंगे। अभी आप कह रहे थे हमारे पास में पैसा है और आप हमसे पैसे की मांग करने लगे। तो आपको यह समझना होगा कि केवल और इन सब लड़ाइयों की पूर्ति कौन कर रहा है? तो बंगाल। कौन कर रहा है? बंगाल। इन सब लड़ाइयों की पूर्ति कौन कर रहा है? बंगाल कर रहा है। और बंगाल इन लड़ाइयों की पूर्ति ही नहीं कर रहा है, बल्कि व्यापार भी करवा रहा है। बल्कि व्यापार भी करवा रहा है। तो शोषण जो शुरुआत हुई है वो किस रूप में हुई है, ये तो हमें पता है कि ठीक है बंगाल का शोषण शुरू हो चुका था, लेकिन कैसे? कैसे बंगाल का शोषण प्रारंभ हुआ? तो फिर हम फ्लैशबैक में लौटते हैं। बक्सर का जो युद्ध है ये इसी का परिणाम है। इसी का परिणाम है बक्सर का। ठीक, क्योंकि हमने अभी आपको बताया था पीछे, क्या बताया था? ये बताया था कि भाई अंग्रेजों को अगर आर्थिक सहायता, आर्थिक लाभ प्राप्त होगा तो उनकी महत्वाकांक्षाएं बढ़ेंगी, घटेंगी नहीं, बढ़ेंगी। अब जो कर्मचारी है वो भी चाहते हैं कि ठीक है हमको पैसे की प्राप्ति हो। कर्मचारी भी तो चाहेंगे कि हमें पैसे की प्राप्ति में थोड़ा अंदर और चलती है। आज धागा खोलते हैं इतिहास का। चलो गुरु, थोड़ा और अंदर। यहां पर आपको कुछ बातों को और समझना होगा, क्योंकि आप सभी पढ़ने वाले छात्र हैं, तो अंदर घुस के ही किया जाए मंथन। ठीक है, हाँ, यहां पर कुछ बातों को और समझिएगा कि अक्सर आप लोग कहते या पढ़ते होंगे कि भाई दस्तक का दुरुपयोग बढ़ा। तो दस्तक का दुरुपयोग बढ़ा, भारतीय व्यापारियों का पतन हुआ, भारतीय शिल्प का पतन हुआ, कच्चे माल की बढ़ोतरी हुई, और जो इंग्लैंड से जो माल आता था, जो बन के आता था मैन्युफैक्चरिंग, उसकी भारतीय बाजारों में पकड़ मजबूत हुई। यहीं से हम कह सकते हैं कि वाणिज्यवाद का जन्म होता है। यहीं से हम कह सकते हैं वाणिज्यवाद का जन्म होता है। लेकिन हमने अभी यहां पर एक सवाल दागा आपके दिमाग में
हमने ये कहा कि कंपनी के कर्मचारी को भी पैसा मिला था प्लासी के युद्ध में, अब तो मिलना बंद हो जाएगा। जो यहां पर गवर्नर है उसकी भी अपेक्षाएं बढ़ेंगी, उसकी भी अपेक्षाएं हैं कि हमको पैसा मिले। भ्रष्टाचार दो तरफा हो रहा है यहां पर, इसीलिए 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया था। यहां पर बात को समझो, भ्रष्टाचार दो तरफा हो रहा है। एक तो भारतीय राजाओं से बेशुमार धन लिया जा रहा है, दूसरी तरफ ईस्ट इंडिया कंपनी को सस्ता बेकार माल महंगे पैसों में बेच दिया जा रहा है। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी को सस्ता और बेकार माल महंगे दामों में बेच दिया जा रहा है। ठीक, ये चीजें हो रही हैं और ये करवा कौन रहा है? तो आप कहेंगे कंपनी के कर्मचारी, कंपनी के कर्मचारी और बंगाल का नवाब ये कर रहे हैं। और ये किसके माध्यम से होता है? तो दस्तक के माध्यम से। भारतीय व्यापारियों को जो दस्तक दिया जाता है वो ये कह के दिया जाता है कि ठीक है, आपके पास में पैसा नहीं है, कोई बात नहीं, आप बंगाल से बेकार सामान खरीदिएगा, जो एकदम बेकार हो उसको सामान को खरीद लीजिएगा और कंपनी को वह सामान महंगे दामों में बेचिएगा और बीच का जो प्रॉफिट होगा वो हम और आप दोनों मिलकर खाएंगे। इस तरीके से कंपनी के कर्मचारी भ्रष्टाचार करने लगे कंपनी के साथ और भारतीय जो राजा थे उनसे उपहार लेने लगे। इसीलिए 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट आता है उसमें इन बातों का जिक्र होता है। आप देखना जाके, पढ़ना जाके, आज आपको समझ में आएगा। वो कहते हैं कि जो कंपनी के कर्मचारी हैं वो किसी भी प्रकार का उपहार नहीं ले सकते, यानी कि क्षेत्रीय राजाओं से किसी प्रकार का उपहार नहीं ले सकते। कंपनी को नियंत्रित किया गया, कंपनी के कर्मचारियों को नियंत्रित किया गया था 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से, क्योंकि बक्सर के युद्ध के बाद में ये कंपनी के कर्मचारियों के अंदर भ्रष्टाचार और तेजी से बढ़ा, और तेजी से बढ़ा। तो यहां पर फिर एक बार हम कंफ्यूज तो नहीं हो रही हैं? ये बताओ आप लोग, हैं? मजा आ रहा है? बताओ भाई आप लोग। हम्म, अरे रोक नहीं लिया, बक्सर पे जा रही है। ये कहानी इधर तक की लेके आए और बाकी लोग भी बोलो भाई एक बार। हाँ, क्या है कि ये कहानी ने थोड़ी अंदर की होती हैं, इसलिए हमको ये लगा कि नहीं फिर पता लगे कि आप लोग कंफ्यूज हो जाएं। नहीं ना, चले ठीक है, फिर चलते हैं अब बक्सर। बक्सर जो बक्सर का युद्ध होता है 1764 में, इस युद्ध का कारण क्या है? कंपनी के कर्मचारियों की महत्वाकांक्षाएं,
कंपनी के कर्मचारियों की महत्वाकांक्षा नहीं। मेरी बात को समझ रही हैं? उनकी अपेक्षाएं बढ़ रही हैं लगातार। उस उपेक्षाओं की पूर्ति करने के लिए वो बंगाल के नवाब मीर जफर को क्या करती हैं? टारगेट करती हैं। टारगेट किस तरीके से? जब चाहे तब पैसे की जरूरत पड़ती है, मीर जफर से उसकी झोली में हाथ डाला जाता है, निकाल लिया जाता है, जितना चाहे उतना। क्योंकि मीर जफर ने यहां गलती कर दी थी। मीर जफर ने क्या गलती की? जब वह बंगाल का नवाब बना तो उसने बेशुमार धन दिया, यानी कि भूखे शेर के मुंह में हड्डी का टुकड़ा फेंक देना या मांस का खून लगा देना या मांस का टुकड़ा फेंक देना, उसी तरीके से थे अंग्रेज। अंग्रेज एकदम भूखे भेड़िए की तरीके से टूट पड़े मीर जफर के ऊपर। और मीर जफर उसका पद के अधीन था, उसके पास कोई रास्ता ही नहीं था दूसरा। क्या करता? विरोध चाह के भी नहीं कर सकता था। जब मीर जफर को यह लगने लगा कि अंग्रेज हमारे लिए सरदर्द बन चुके हैं, यानी कि सरदर्द कैसे? तो सर से ऊपर जब पानी बढ़ चुका है, तब यहां पर मीर जफर अंग्रेजों का विरोध करता है। अब विरोध करने से क्या होगा? अब चाह के भी विरोध नहीं कर पाओगे। आपको सेना की सुरक्षा अंग्रेजों के द्वारा दी गई है, आप उनके अधीन पद पर बैठे हुए हैं, आप कैसे विरोध कर पाएंगे? आपने षड्यंत्र बुना, क्या फ्रांसीसियों की मदद ली, और जैसे ही फ्रांसीसियों की मदद ली वैसे ही अंग्रेजों ने आपके ऊपर आरोप लगाया कि जो हमारे दुश्मन हैं उनके साथ में आप दोस्ती नहीं कर सकते। आपने उनसे दोस्ती की है, इसलिए हम आपको पद से हटा रहे हैं। बल्कि यहां पर सत्य बात तो यह है कि मीर जफर अब अंग्रेजों के मुंह मांगी रकम की पूर्ति नहीं कर पा रहा, इसलिए उसे पद से हटाया। लेकिन आरोप क्या लगा दिया गया कि आपने हमारे जो दुश्मन है उनसे दोस्ती कर ली, इसलिए हमने आपको पद से हटा दिया। ठीक है, मीर जफर को पद से हटाने के बाद में मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाया। जब मीर कासिम बंगाल का नवाब बनता है, तब यहां पर एक संधि होती है। इसी संधि को हम कलकत्ता काउंसिल के नाम से जानते हैं। एक सेकंड, कलकत्ता काउंसिल के नाम से जानते हैं। यह किस किस के बीच में हुई संधि? तो आप कहेंगे कि भाई ये जो संधि होती है वो मीर कासिम और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुई। इस संधि में शर्तें क्या थी? इस संधि में वही शर्तें थी जो भूल मीर जफर कर बैठा था। अब वो जबरदस्ती अंग्रेज संधि करना चाहते हैं,
किससे? मीर कासिम से। क्योंकि उनके अधीन रहकर उन्होंने पद पर बैठाला था, उन्हीं के अधीन रहकर आप बंगाल का पद संभाले हुए थे। हमने आपको हटा दिया, आप दूसरे नवाब को बैठा लेंगे तो हमारी शर्तों के आधार पर बंगाल का नवाब बनेगा। हमारी शर्तों के आधार पर हम जो चाहेंगे वो शर्त के तहत में हम बंगाल का नवाब बना। आपकी इच्छा है तो आइएगा, वेलकम, नहीं तो वेलकम वाली स्थिति है। मीर कासिम ने भी सोचा कि ठीक है, बंगाल का नवाब बने। शर्त नंबर 1 रखी गई, क्या? जो भूल मीर जफर कर बैठा था वही भूल मीर कासिम कर रहा है। मीर जफर क्या भूल कर बैठा था? उसने 24 परगनाएं उपहार में दी थी। अब की बार में उपहार की बात नहीं है, शर्तों के तहत में लिया जा रहा है। अब की बार में क्या है? शर्तों के तहत में अंग्रेज कहते हैं कि ये क्षेत्र हमारा है, हमको दीजिएगा। क्या कहता है? कंपनी को बर्धमान, मिदनापुर, चटगांव के जिले चाहिए, यानी कि ये 3 जिले आप हमको दे दीजिएगा। ये जिले आर्थिक रूप से बहुत ज्यादा संपन्न थे, यहां से सबसे ज्यादा भू राजस्व वसूला जाता था। उन जिलों को किसने? ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने ले लिया। पहली चीज। दूसरी चीज, सिलहट के चूने के व्यापार में, एक सिलहट जगह पड़ती है, वहां पर चूने का व्यापार होता है, उसका 1/2 भाग आप हमको दे दीजिएगा, यानी कि आधा हमारा आधा तुम्हारा। आगे मीर कासिम से कहा गया कि देखिएगा, आपसे एक और हम शर्त रखना चाहते हैं कि जो हमारा दुश्मन होगा वो आपका दुश्मन होगा, हमारा दोस्त होगा वो आपका दोस्त होगा। ठीक? क्या? जो हमारा दुश्मन है वो आपका दुश्मन, हमारा दोस्त वो आपका दोस्त। ये शर्त नहीं है, ये बांध दिया गया है मीर कासिम को। ये कहने मात्र की शर्त है। हमको जिस दिन लगेगा हम कह देंगे कि ये तो हमारा दुश्मन है, आप इससे मित्रता कैसे किए हुए, हटिएगा। और यही लाइन ने बक्सर का युद्ध करवा दिया। शर्त नंबर 3 याद करिएगा, आप लोग पढ़ते होंगे कि मीर कासिम कहां से? मुर्शिदाबाद से अपनी राजधानी मुंगेर लेके चला गया था, जहां पर उसने अंग्रेजों का, फ्रांसीसियों के संरक्षण में वहां पर क्या किया था? शस्त्रागार का, आधुनिक शस्त्रागार का निर्माण करवाया था। अंग्रेजों ने आरोप लगा दिया कि वो तो हमारे शत्रु हैं, आपने उनसे कैसे अपना व्यवहार बना लिया। और तुरंत उन्होंने राजधानी अपनी कहा, मुंगेर स्थापित कर ली, तो मीर जफर को पुनः बंगाल का नवाब घोषित कर दिया। ये शर्त नहीं थी, ये बंगाल के नवाब को बांध दिया गया। या हाँ, ठीक है, ये शर्त नहीं थी, ये बंगाल के नवाब को बांध दिया गया था पूरी तरीके से। चौथी, कंपनी ने यह कह दिया कि ठीक है, आंतरिक मामलों में आपके में हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेंगे। क्या नहीं करेंगे? आंतरिक मामलों में किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं, आप कीजिएगा। लेकिन जो हमने अभी संधि दी है कि हमारा जो मित्र होगा वो आपका मित्र होगा, आपका जो शत्रु हो, हमारा जो शत्रु होगा वो आपका शत्रु होगा, इस कारण सैन्य सुरक्षा हम देंगे। क्या करेंगे? सैन्य सुरक्षा हम देंगे।
यानी कि आपकी सेना नहीं होगी, वो हमारी सेना होगी, उसका खर्च आप उठाएंगे। अब ये बताइएगा, मीर जफर की तरफ से क्या कभी कोई विपत्ति आ जाए ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ, क्या वो सेना लड़ेगी जाके? बताओ, आप ही लोग उत्तर दो कि अगर ये कह दिया जाए कि सैन्य सुरक्षा हम देंगे आपको, तो ये सेना मीर कासिम की तरफ से लड़ेगी? मीर कासिम की तरफ से लड़ेगी? नहीं, नहीं, नहीं लड़ेगी, बिल्कुल। आप समझो, धागा खोलते हैं इतिहास का। हाँ, मीर कासिम अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर लेके गया, ठीक है, मुर्शिदाबाद से मुंगेर लेके गया। इसके बाद में फ्रांसीसियों की मदद से अपनी सेना को आधुनिक शस्त्रागार या आधुनिक हथियारों से लैस उनका प्रशिक्षण करवाया। लेकिन जब लड़ने की बात आई तो ये सेना वापस हो गई। मीर कासिम अकेला पड़ा हुआ, इसीलिए मीर कासिम सीधा अवध भाग के आया, अवध, और कोई कारण नहीं था अवध जाने का। बक्सर के युद्ध में आप पढ़ते हैं कि मीर कासिम, बंगाल का नवाब मीर कासिम अवध गया था। अवध में उसने संरक्षण क्यों प्राप्त किया? क्योंकि जो सेना थी वो अंग्रेजों के अधीन थी, वो सेना मीर कासिम की नहीं थी, वो सेना अंग्रेजों की थी। इसलिए मीर कासिम जब राजधानी परिवर्तित हो गई तो सेना भी तो चली गई। अब मीर कासिम का वहां पर हारमोनिया और झींका लगा के बैठ के डमरू बजाते, तब तो उनकी हत्या हो जाती है। तो तभी तो वो भाग के अवध गए थे। और जब अवध पहुंचे तब उन्होंने संरक्षण मांगा था कि आप हमारा सपोर्ट कीजिएगा, ठीक है, इसीलिए वो अवध गए थे। अगर उनकी सेना होती तो अवध की जरूरत नहीं थी, ठीक है। तो इसी जो मीर कासिम और कलकत्ता काउंसिलिंग की जो संधि हुई थी, इस संधि में पूरी तरीके से मीर कासिम को बांध दिया गया। यही अंग्रेजों की साम्राज्यवादी सोच दिखती है, यहीं से अंग्रेजों का चरित्र दिखता है, किस तरीके से उनका साम्राज्यवादी चरित्र था। तभी तो आप कह सकते हैं, हाँ,